हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। मैं अभिनव सरोवा। देखिएगा, इससे पहले आज से पहले तक, आज 20 जून 2021 को हम चर्चा कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले तक हम कक्षा 10 की हिंदी और कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर चर्चा करते आए थे। आज से और हम हिंदी साहित्य पर भी अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक विचार आया, एक सवाल मन में आया, एक प्रश्न उठा कि स्कूली स्तर पर जो स्कूली स्तर की शिक्षा चलती है, और स्कूली स्तर की कौन सी शिक्षा? उच्च माध्यमिक वाली। माध्यमिक कहते हैं 10वीं तक को, और उच्च माध्यमिक 10वीं से आगे वाली जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में एक तो हिंदी अनिवार्य चलती है। ये तो आप किसी भी प्रकार का संकाय लेवे, या आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर साइंस, जो भी आपकी मर्जी, जो रजा। 10वीं के बाद आप एक सब्जेक्ट का चयन करते हैं, एक फैकल्टी का चयन करते हैं, उसमें से आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसके पश्चात, और ये एक विषय के रूप में और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल रहती है। अब देखिए क्या होता है, जो हिंदी जो बच्चे और आर्ट्स संकाय में प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, और उनमें से आर्ट्स को मानविकी विषय भी कहा जाता है, मानविकी विषयों में प्रवेश लेते हैं, और मानविकी विषय में प्रवेश लेने के पश्चात 3 अन्य विषयों का चयन भी वे करते हैं, और उन 3 विषयों में कोई से भी हो सकते हैं, मानविकी के कोई विषय। उनमें एक विषय बहुत से विद्यालयों में हिंदी साहित्य का चलता है, हिंदी साहित्य नामक विषय का चयन हम करते हैं। अब बात ही आती है कि पहले से ही हिंदी अनिवार्य हमारे पाठ्यक्रम में है, कोर्स में है, तो हिंदी साहित्य की क्या जरूरत है? इन दोनों की प्रकृति क्या होती है, इनकी जरूरत क्या है, इनमें एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, एक फर्क है, और उस फर्क को हम समझेंगे, आज प्रयास करेंगे समझने का। और मैं अपने विद्वान साथियों और विदुषी बहनों से भी आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में यदि और कुछ उनकी नज़र में यदि कोई सवाल, कोई बात आती है, कोई तर्क आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत करवाएंगे। देखिए, बुनियाद कहते हैं नींव को, बुनियादी का मतलब नींव से संबंधित या अर्थात इनकी प्रकृति से संबंधित ऐसा कोई अंतर होता है। जो अंतर क्या है उसके बारे में देखें कि हिंदी अनिवार्य सभी संकाय के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, ये चारों फैकल्टी के बच्चे हैं, वो हिंदी अनिवार्य का अध्ययन करते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य मानविकी विषय वाले, आर्ट्स विषय वाले लेते हैं, और आर्ट्स वाले भी चाहे तो या उस स्कूल की सुविधा के अनुसार उस स्कूल में स्वीकृति के हिसाब से लिए जाते हैं। अब देखिए, इनमें अंतर क्या है? अंतर यह होता है कि हिंदी अनिवार्य जो है वो इन चारों विषयों में चलती है, चारों संकायों में। इसका अर्थ यह सीधा सीधा कि हिंदी से एक सामान्य परिचय करवाने के लिए बच्चों को हिंदी अनिवार्य नामक विषय का अध्यापन करवाया जाता है। देखिए क्या लिखा है हमने कि हिंदी अनिवार्य का उद्देश्य या हिंदी अनिवार्य के अध्ययन का उद्देश्य हिंदी तर, हिंदी धन, इतर, इतर का मतलब होता है हिंदी अलावा। तो हिंदी के अलावा विषयों का मतलब साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर साइंस या आर्ट्स, मानविकी विषयों में से हिंदी को छोड़कर बाकी अन्य विषय लेने वाले हिंदीतर विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को हिंदी की सामान्य जानकारी प्रदान करना होता है। हिंदी अनिवार्य में हिंदी साहित्य से हिंदी से इतर विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को हिंदी की सामान्य जानकारी से परिचित करवाना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य। जैसे हम बात करें तो 10वीं कक्षा तक तो हम व्याकरण की बहुत सारी जानकारियां वहां तक जुटा चुके होते हैं। हालांकि कितनी जुटाते हैं वो बच्चों पर निर्भर है, टीचर से, और हमारा पाठ्यक्रम कहता है कि बहुत सारी जानकारी हमें जुटा लेनी चाहिए, दुरुस्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद क्या बात आती है, 11वीं और 12वीं में जब आते हैं तो पत्र लेखन, किसी विषय पर निबंध लेखन। निबंध से मतलब ये होता है कि निबंध लिखने से जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकते हैं, उनकी तर्क क्षमता किसी विषय को अपनी भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करने की उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता का विकास
यहाँ निबंध के माध्यम से वो कर सकता है। इसके साथ ही साथ और क्या होता है, वो पत्र लेखन से संबंधित कई सारी चीजें सीखता है। जैसे मान लो किसी भी विभाग में वो नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट हो, दोनों में ही पत्र लेखन, ईमेल लेखन का कार्य किया जाता है। तो वहां पर और वो पत्र किस प्रकार से लिखना है, लहजा क्या हो, टोन क्या हो, संबोधन किस प्रकार से हो, तो उनके विषय में उसे जानकारी प्रदान की जाती है। किसमें, हिंदी अनिवार्य विषय में। जबकि हिंदी साहित्य का अध्यापन विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति गहरी समझ और रुचि विकसित करवाने हेतु करवाया जाता है। हिंदी साहित्य का अध्यापन क्यों करवाया जाता है कि साहित्य के प्रति बालक के मन में एक गहरी समझ और गहरी रुचि पैदा हो। इससे फायदा क्या होता है कि भविष्य में वे साहित्य के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए वो लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, लेखिका बन सकती हैं, कवयित्री बन सकती हैं। इसके अलावा वो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं या किसी विषय पर अपने लेख इत्यादि प्रकाशित करवा सकते हैं, ताकि उनको इनकम होती रहे और वही आय उनके परिवार के संचालन का एक साधन बन जाती है। तो साहित्य के प्रति गहरी समझ विकसित करवाने हेतु किया जाता है। वे साहित्य के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ ही साहित्य को अपने जीवन मूल्य में उतार कर जो आज की जो व्यस्तता भरी जिंदगी है, जो बोझिल जीवन है, उस बोझिल मानव मन को आत्मिक शांति की तरफ मोड़ सकते हैं। आप कितने भी अप्रसन्न हो, नाखुश हो, नाराज हो, किसी भी चीज पर आपकी पसंदीदा बुक है, पुस्तक है, आप उस पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। कुछ पलों के पश्चात आप महसूस करेंगे कि दिमाग से जो गर्द थी, जो बादल थे, धूल का अंबार लगा हुआ था, वो सारा छट गया और आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज पर केंद्रित होने लगता है और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। साथ ही साथ जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी जानकारी है, वह भी दुरुस्त होती चली जाती है। इसके साथ ही हिंदी अनिवार्य एक ऐसा धरातल तैयार करता है। अभी मान लो साहित्य या हिंदी अनिवार्य, दोनों, साहित्य नहीं पढ़ा बच्चे ने, हिंदी अनिवार्य पढ़ा और बाद में 12वीं कक्षा कर ली उसने, कॉलेज कर ली, कॉलेज में भी हिंदी अनिवार्य का पेपर 3 साल में एक बार पास करना था, कर लिया। उसके बाद और उसका मन पता नहीं क्यों किस लोगों के संपर्क के वजह से, सानिध्य की वजह से, और उसका मन लेखन की तरफ बढ़ने लगता है। तो लेखन कार्य में वह पूर्ण रूप से एकदम से अजनबी न हो, एकदम से अनजान न हो, ये सुविधा हिंदी अनिवार्य ही किसी बच्चे को देता है। कैसे देता है, देखो कि हिंदी अनिवार्य एक ऐसा धरातल तैयार करता है जिससे कोई छात्र भविष्य में, या छात्र छात्रा दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल हमने किया है कि छात्र भविष्य में साहित्य के क्षेत्र में काम करना भी चाहे तो बिल्कुल अजनबी न रहे। उसे ये न हो कि मुझे जीरो से शुरू करना है। उसने कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, गीत पढ़े हैं, पद पढ़े हैं, संस्मरण पढ़े हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं, उपन्यास का एक अंश पढ़ा है, बेशक उसने डायरी पढ़ी है उसने। तो इस प्रकार की जो विधाएं हैं, उन विधाओं के विषय में वो बिल्कुल अजनबी न रहे। यह सुविधा किसके द्वारा दी जाती है, यह सुविधा हिंदी अनिवार्य के द्वारा प्रत्येक फैकल्टी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर साइंस सभी संकाय के विद्यार्थियों को दी जाती है। साथ ही साथ हिंदी, इसके अलावा हिंदी साहित्य में लेखन की विविध विधाओं, जैसे विधाओं की बात हमने अभी की, जैसे हम बात करें, कहानी है, लेख है, उपन्यास है, आलेख है, फीचर है, इसके अलावा संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, निबंध है। ये जो विधाएं हैं, कविता हैं, गीत हैं, भजन हैं, इन सभी विधाओं से अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड के लेखकों से, लेखिकाओं से, कवियों से, कवयित्रियों से, कालखंड हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब वो बात आती है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल को फिर अलग भागों में, भक्ति काल को फिर अलग 4 भागों में, रीतिकाल को फिर अलग 3 भागों में। इस प्रकार से अलग अलग हम बांटते हैं, एक उनका सब डिवीजन बनाते चलते हैं। तो उससे हमारी जो जानकारियां वो दुरुस्त होंगी और हमारे द्वारा बताई जाने वाली जो चीजें हैं, वो प्रस्तुत की जाने वाली जो चीजें हैं, उनमें एक तारतम्यता भी बनेगी और
प्रभावी भी वे होंगी। तो कालखंड है शैली, शैली का मतलब जैसे उसके लेखन की का पद्धति क्या थी। अब देखिए आप रीतिकाल में देखेंगे तो रीतिकाल का अधिकांश साहित्य आपको दरबारी साहित्य मिलेगा या श्रृंगार परक साहित्य मिलेगा। तो जनता के काम की यदि हम बात करें कि आम जनजीवन के पीड़ा, उनके दुख दर्द, उनके लिए और साहित्य रीतिकाल में लिखा गया तो बहुत कम आपको वहां देखने को मिलेगा। वो ज्यादातर दरबार के राजा महाराजाओं या जागीरदारों को प्रसन्न करने के लिए और कवियों के द्वारा जो लिखा गया था वो। तो इस प्रकार की शैली, परंपरा हमें रस छंद अलंकार, गुण, दोष इत्यादि की जानकारी भी साहित्य के माध्यम से दी जाती है, ताकि वह का अर्थ ये कोई भी बालक या बालिका जब भविष्य में साहित्य के क्षेत्र में अपना काम शुरू करेगा तो उससे वो एकदम नो शिक्षा न हो, बल्कि एक कुशलता उसके हाथ में हो, उसकी दिमाग में, उसकी कला में एक कुशलता हो, वह अपने कार्य में पारंगत हो, वह अपने कार्य में प्रवीण हो, या परफेक्ट हम कह सकते हैं, या परफेक्टनेस उसमें धीरे धीरे स्मार्टनेस की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से साहित्य और हिंदी अनिवार्य के विषय में हम ये मानते हैं कि हिंदी अनिवार्य हमें कुछ अलग सुविधा देता है और साहित्य कुछ ही अलग देता है, और उसी प्रकृति के आधार पर आप देखेंगे इनकी भाषा भी देखेंगे तो हिंदी साहित्य में शामिल चाहे गद्य हो चाहे पद्य पाठ हो, दोनों ही प्रकार के जो पाठ हैं उनकी भाषा कहीं ना कहीं हिंदी अनिवार्य के पाठों में, हिंदी अनिवार्य में शामिल पाठों की भाषा से थोड़ी जटिल होती है, थोड़ी कठिन होती है, ताकि वो उसे एहसास होता रहे, धीरे धीरे वो कदम दर कदम और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके। अब आज और इससे आगे की यदि हम बात करें तो ये हमारी हिंदी साहित्य पर आज से हमने बात करनी शुरू कर दी है। काफी दोस्तों की, काफी बच्चों की और मेरे साथी जो अध्यापक लोग हैं उनकी ये मांग थी कि हम इस पर जितनी जानते हैं उतना कुछ लिखें, तो हिंदी साहित्य वीडियो बने। तो साहित्य के विषय में हम बात कर रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी साहित्य नाम की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम अंतरा है, और उस अंतरा का पद्य खंड, और पद्य खंड में पहला पाठ है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित 2 नाटक हैं। एक का नाम तो है स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त नाटक वास्तव में ही हर बच्चे को पूरा पढ़ना चाहिए, और दूसरा इनका नाटक है एक चंद्रगुप्त। तो स्कंदगुप्त से एक गीत लिया गया है और एक गीत लिया गया है चंद्रगुप्त से। इन दोनों नाटकों से संकलित एक एक गीत का अध्यापन हमें कल से शुरू करने वाले हैं। आज यही कक्षा रहेगी, कल हम जयशंकर प्रसाद का जीवन और उनका रचना परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य ये कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के बिना हिंदी साहित्य का अध्ययन और अध्यापन दोनों अधूरे। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन, उनकी रचना परिचय के बारे में, उसके बाद में स्कंदगुप्त नाटक से एक गीत, और उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक से एक गीत जो शामिल किया गया है। यहाँ से है देवसेना का गीत और यहाँ से है कार्नेलिया का गीत। तो दोनों गीतों की अलग अलग व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के साथ ही उनके प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक के और पाठ्य पुस्तक से इतर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे जो परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं पूछे जाने योग्य होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर हमें बात करेंगे। दोस्तों आज की इस कक्षा में फिल वक्त इतना ही। आप अनुमति देवें अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।